एसडीपीआई बिहार विधानसभा इलेक्शन में लड़ने जा रही है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पर आईएमए में। एसडीपीआई के सेक्रेटरी तस्लीम रहमानी साहब और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमानी साहब, क्या अभी आपने घोषणा की है कि पप्पू यादव के साथ आप लोग लड़ने जा रहे हैं और मीम के साथ भी आपकी जो है बातचीत चल रही है, लेकिन मीम तकरीबन 50 सीटों का ऐलान अभी तक कर चुकी है? देखिए, हिंदुस्तान की जो राजनीति है और बिहार की, तो खुसूसन बिहार ने ही उसका आगाज़ किया 75 में जेपी मूवमेंट के ज़रिए। अब गठबंधन की राजनीति है पूरे मुल्क में और बिहार बग़ैर गठबंधन के चल नहीं सकता। ऐसे में एसडीपीआई ने ही ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ पर कौन से लाइक माइंडेड ग्रुप्स हो सकते हैं जिसके साथ हम अपना एक अलाइंस बना सकें। वो मुख्तलिफ़ लोगों से राब्ते किए। पप्पू यादव उसमें सबसे पहला नाम है जिनके साथ हमारा एक अलाइंस की अंडरस्टैंडिंग फाइनल हो चुकी है, बस सीट्स का ऐलान करना बाकी है। उसी के साथ में कुछ लोग जो पप्पू यादव को सपोर्ट करने वाले हैं, कुछ और हमारे साथ हैं, वो मिल के अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बहुत मजबूत ग्रुप सामने यहाँ आएगा जो थर्ड अलाइंस के तौर पर यहाँ लड़ेगा। और ये हो सकता है जो बिहार में हम लोग फील्ड में देख रहे हैं कि ये जो जिसे आज थर्ड अलाइंस कहा जा रहा है, एक्चुअली ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ही यही मेन अलाइंस बन के उभरे। बिकॉज दोनों जो एनडीए का अलाइंस है उसमें बहुत दरारें पड़ चुकी हैं, जो आरजेडी का अलाइंस है उसमें बहुत दरारें, बहुत कमज़ोरी। तो ये एक मजबूती के साथ जो अलाइंस आ रहा है, बिहार के लोग इसकी तरफ बहुत मुतवक्को नज़रों से देख रहे हैं। दूसरा जो आपने एमआईएम के बारे में किया है, उन्होंने सीट तो डिक्लेयर की, अपनी कैंडिडेट तो डिक्लेयर होते नहीं दिखाई दिए। हमने उनसे राब्ता किया है, उनके जवाब का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह से अपोजिशन की बात की तो देखा जाए तो पूरी तरह से मुत्तहिद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बिहार की अगर हम बात करते हैं, लालू यादव और कांग्रेस मिलकर कर रहे हैं, पप्पू यादव के एक अलग फ्रंट बन रहा है, एक और है APA करके एक फ्रंट बनाया गया। तो कई फ्रंट हैं जो लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि अपोजिशन में कहीं ना कहीं वोट पूरी तरह से बढ़ जाएगा और जो मुद्दे हैं वो सही तरह से अपोजिशन उठा नहीं पा रहा? देखिए, पहले तो ये जो गठबंधन है ये कोई विचारधारा के आधार पर नहीं बना। ये देश के विकास या देश के तरक्की के लिए या उसके फंडामेंटल राइट्स दिलाने के लिए नहीं बना है। ये जो गठबंधन बने हैं अपॉर्चुनिटी के लिए बने हुए हैं। जब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कोई भी गठबंधन बनता है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है। यही वो, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो या महागठबंधन हो, ये लोग आगे, और अपोजिशन का रोल अब तक फेल्योर है। चाहे वो आप नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स देख लीजिए, चाहे रीजनल लेवल का पॉलिटिक्स देख लीजिए, और उसमें बिहार हमारे सामने पूरा एग्जाम्पल है जिस तरह से निकला है। इसलिए वो लोग जो जा रहे हैं और जो आप वोटिंग स्प्लिट की बात कर रहे हैं वो नहीं हो, इसीलिए हम लोग संजीदगी के साथ आप देख रहे हैं कि हमने भी ये तक आकर यहाँ पर सीट्स अनाउंस नहीं की है। क्योंकि हमारा जो डिस्कशन हुआ, जैसे आपको बताया गया कि ऑलरेडी पप्पू यादव जी के साथ हमारा एक मैच्योर स्टेप बढ़ गया है, और ऐसे ही कई संगठनों के साथ जो इस विचारधारा के साथ हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए करीब करीब तैयार से हैं या हमारी फाइनल बात होने वाली है। तो हम लोगों ने वो सीट शेयरिंग को भी अभी रोक कर रखा है कि हमारे लिए मुद्दा है कि हाँ, इलेक्शन लड़ना है, सबको लड़ना है, कम ज़्यादा सीट्स एक बड़ा मुद्दा नहीं है। जहाँ जितनी कुर्बानी देनी है। आपका कितना यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना कैडर है जिससे उम्मीद आप लगा रहे हैं, और सीटें देने की बात कर रहे हैं? देखिए, हमारा कैडर्स बिहार के अंदर और जिस तरीके से काम कर रहा है, वो लाखों कैडर्स आपके सामने, कितने प्रोग्राम्स आप पहले भी जो हैं कवर कर चुके हैं। तो कैडर्स यहाँ पर, और अभी हम लोग जो इस दौरे में जो फर्स्ट जो स्टेप का हमारा दौरा है अलायंस, और उसके अलावा हम लोग हमारा अभी पूरा जो लीडर्स और कैडर्स का जो कन्वेंशंस हैं, इन कोविड-19 के उन उसूलों को ध्यान में रखते हुए हम पूरा सीमांचल को पूरा कवर करके आए हैं, कोशी से होते हुए आए हैं, मगध चल रहा है। तो ये हम पूरे बिहार में अभी वही काम कर रहे हैं कि जो हमारा नीचे कैडर्स यूनिट है वो उसका जोश कितना है, उसने कितना काम किया है। आपको ताज्जुब होगा, हमारा जो प्रेजेंस है लीडरान की, वो मैं बूथ लेवल, जो ब्रांच लेवल का जो लीडर्स हैं, जो कमेटीज़ हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ विधानसभा कमेटी या डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी 90 से 100% हमारे पास में अटेंडेंस आ रही है। सब लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की खासियत यही है कि हमारा कैडर है
सिर्फ हमारा एक इलेक्शन पॉलिटिक्स के लिए आने वाला एक नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमारा आइडियोलॉजी है कि हमारा एजिटेटिव पॉलिटिकल मूवमेंट है, साथ में इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स है। तो पूरे 5 साल काम करने वाले मूवमेंट को ये फ़ायदा मिलता है कि इलेक्शन के टाइम भी हमारा जो कैडर होता है वो और हाइपर होता है और बहुत एनर्जी के साथ होता है, क्योंकि 5 साल काम किए होते हैं। रमानी साहब, जिस तरह से अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया, पप्पू यादव खुद अभी लालू यादव से बात कर रहे हैं, कांग्रेस से बात कर रहे हैं, उनसे अलायंस करने की बात कर रहे हैं। अभी आपसे आप कह रहे हैं कि आपसी बात फाइनल हो गई है पप्पू यादव से। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उनका अलायंस उनके साथ हो जाता है, तो फिर किस तरह की रणनीति आपके ज़रिए अपनाई जाएगी? देखिए, उनकी बात हमने तो खुद ही कहा कि बहुत से लोगों से बात चल रही है। दूसरी बात यह है कि जो आरजेडी का अलायंस जिसे महागठबंधन कह रहे हैं, उसमें बहुत दरारें पड़ चुकी हैं। अगले एक हफ्ते में क्या क्या कुछ होगा वो देखने लायक बात होगी। इस तरह एनडीए में कितने लोग, अभी तो 3-4 ही लोग हैं उसमें से भी आधे लोग अगर बाहर आ गए, जिसकी बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, तो क्या बचेगा? ऐसे में हम और पप्पू यादव हम साथ हैं। बिल्कुल रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस यहाँ प्री पोल ही हो जाएगा, और अगर प्री पोल नहीं भी हुआ तो पोस्ट पोल तो यकीनी तौर पर रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस यहाँ होने ही वाला है। तो ऐसे में ये जो अलायंस बना है पप्पू यादव जी की, जापा और एसडीपीआई का, ये अपने आप में मुस्तहकम है। इसके अलावा फिर चाहे कांग्रेस के साथ वो जा रहे हों, उनका आरजेडी के साथ जाने का तो पप्पू यादव जी का कोई मतलब नहीं है। भी बात आई कि जिस तरह से मामले उठाने चाहिए, मज़दूरों का मामला था, जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली से किस तरह से लोग बिना चप्पलों के, फटे हाल, बच्चे मर गए रास्ते में, प्रेग्नेंट महिलाएं, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इस तरह के मुद्दों को अभी तक अपोजिशन उठा नहीं पा रहा। देखिए, अपोजिशन एज सच तो यहाँ पर वैक्यूम है, बहुत बड़ा वैक्यूम है इंडियन पॉलिटिक्स में भी, और खुद बिहार की पॉलिटिक्स में इलेक्शन के वक्त में वो वैक्यूम बहुत वाज़े तौर पर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, और उस वैक्यूम को ही फिल करने की कोशिश हमारी है। लोगों को, आप ग्राउंड पे जाइए, लोग एक विकल्प चाहते हैं। यही साबित करता है कि एक वैक्यूम में खला बिहार की सियासत में है, और एसडीपीआई की कोशिश ये है कि लोगों को एक विकल्प, एक ऑप्शन दे सके, तीसरी ऑप्शन। इसलिए हमने कहा कि या तो समोसा चलता रहे या लड्डू बांटे जाते, ये सब नहीं है, आप ऑप्शन दीजिए। बर्फ़ी भी एक ऑप्शन होनी चाहिए, वो ऑप्शन हम अब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बहुत बड़ा महरूम तबका है, बहुत बड़ा तबका है बिहार में, वो कहीं ना कहीं वो मुत्तहिद हो रहा है इन लोगों के खिलाफ। लेकिन नीतीश जी हमेशा कहते हैं सुशासन की सरकार है, 15 साल पूरी तरह से जब लालू ने हुकूमत की यहाँ पर, तो वहाँ करप्शन था, क्राइम था, लेकिन अब डेवलपमेंट हो रहा है। उसके साथ ही दूसरा सवाल कि जिस तरह से रैली अभी जो हुई, संकल्प रैली, उसमें ये देखने में आया कि किसी मुस्लिम लीडर को अहमियत नहीं दी गई, मंच पर एक भी मुस्लिम लीडर नहीं था। देखिए, इसीलिए हमने ये कहा कि सुशासन की अगर आप बात करें तो आप बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंटर्स देख लीजिए, इंटरनेट जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट्स बिहार के ताल्लुक से देख लीजिए। छोटी छोटी बच्चियों का रेप करने का ऑर्गेनाइज्ड स्कैंडल नीतीश कुमार के मिनिस्टर्स के ज़रिए चल रहा था, ये सुशासन है। सड़कें, ये पटना से जो राजधानी है, पटना से आप मुजफ्फरपुर चले जाइए, आपको 70 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे लगेंगे, ये सड़कें हैं। और बाढ़, ये बहुत क्लीन, मिस्टर क्लीन की इमेज पेश करते हैं। मैं सीधे से सवाल करना चाहता हूँ, सीमांचल की बाढ़ को लेके वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट दी, 50,000 करोड़ रुपीस के आसपास की ग्रांट आई, डायरेक्ट बिहार को आई वर्ल्ड बैंक से। एक नया पैसा 10 जिलों के लिए वो आई थी, कहीं एक नया पैसा खर्च हुआ हो तो बताएं। अब वो पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हो चुका, कहाँ गया वो? 50,000 करोड़ रुपए, एक मोहताज फिगर है। तो ये कहाँ से? तो सुशासन कुछ नहीं है। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास हमेशा से एक खोखला नारा इसलिए रहा है कि सरकार का मतलब होता है विकास। कोई भी सरकार बने, उसका अंडरस्टूड एक मुद्दा है विकास। लेकिन ये मोदी जी ने जब से कहा सबका साथ सबका विकास, तो फिर यहाँ से ये विकास और विश्वास एक झूठ का प्रतीक सामने आने लगा है। विकास का मतलब झूठ। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम विकास तो मुद्दा है ही नहीं, विकास तो ज़रूरत है, मुद्दा नहीं हो सकता, ज़रूरत है। ज़रूरत है इंसाफ की,
ज़रूरत है अमन की। जब हम इंसाफ की और अमन की बात करते हैं तो इंसाफ का मतलब हर तबके को इंसाफ मिले, हर तबके को तरक्की मिले, हर तबके को बराबरी मिले, हर तबके को हिस्सा मिले, और जब वो होगा तो अमन अपने आप कायम हो जाएगा। पिछली बार इलेक्शन में आपको याद होगा कि ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री के जरिए कि 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 1 लाख पर जाकर के रोके थे, लेकिन उसके बावजूद देखने में यह आता है, जिस तरह से आपने सड़कों का जिक्र किया, मैं भी दिल्ली से बाई रोड आया हूँ, तो जैसे ही आप बिहार में एंटर करते हैं पुलों की बुरी हालत है, सड़कों की बुरी हालत है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के मुद्दे इलेक्शनों में नहीं उठ पा रहे हैं। इसीलिए कि किसी के सामने अवाम और उनकी फलाह बहबूद आज की इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सत्ता की भोगी रही हैं, इनके एजेंडे पे बिल्कुल नहीं। इनके एजेंडे पे सिर्फ सत्ता है, सिर्फ इक़्तिदार है, सिर्फ राजा बन जाना है, जमहूरियत भी नहीं है, राजा बन जाना है। इसका नतीजा ये होता है कि डेवलपमेंट और लोगों की फलाह बहबूद उनके पेश नज़र रहते ही नहीं है। ये नतीजा है कि आप देखिए बिहार रिसोर्सेज के एतबार से भारत की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन में, कितना ग्रीन है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत संपन्न बिहार हो सकता है। बिहार में तेल पाया गया है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में अभी उस डिस्ट्रिक्ट के नीचे 4000 मीट्रिक टन ऑयल एंड नेचुरल गैस पाया गया है, और इसके अलावा कोल का यहाँ पर रहा है, अबरक का रहा है, कितनी मिनरल्स हैं। तो किसी किस्म के रिसोर्सेज की, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है। एजुकेशन में ये चने खा के पढ़ने वाला जो बिहार का आदमी है, वो आज एडमिनिस्ट्रेशन में 20-25% करीब नेशनल ब्यूरोक्रेसी में बैठा है। तो प्रतिभा की भी कोई कमी नहीं है। तो जब इन सब चीज़ें मौजूद होने के बावजूद 1 करोड़ बिहारियों को बाहर जाके मजदूरी करनी पड़ती है, इसका मतलब है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनके साथ जुल्म हुआ, और उनको उनका वो हिस्सा जिसका वादा किया गया था वो नहीं दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि न सिर्फ झूठ बोला गया, बल्कि बिहार में पॉलिटिशियंस के बजाय पॉलिटिकल माफिया सरगर्म है। शफी साहब, जिस तरह से आपकी पार्टी भी अब लड़ने जा रही है, अगर आपका पैक्ट नहीं हो पाया मीम से, तो मुसलमानों की हमेशा शिकायत ये रहती है कि इतनी पार्टियां मुसलमानों की खड़ी हो जाती हैं, वोट तकसीम हो जाता है, और जिससे फ़ायदा सीधा बीजेपी को मिलता है। और कई बार ये भी देखने आता है कि कुछ फेक कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं, आज़ाद खड़े गए, जैसे महाराष्ट्र में देखने में आया कि कुछ मार्जिन से जो है लोग हार गए कांग्रेस के जो मुस्लिम कैंडिडेट थे, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट्स को मिलता है। देखिए, एक तो गठबंधन की जब बात आ रही है कि फर्स्ट इस वक्त पहल की है पप्पू यादव जी ने अपनी जन अधिकार पार्टी से, उन्होंने किया। उस ऐलान को हमने ऑफिशियली आज जो है कंटिन्यू किया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो अब तक डर की जो राजनीति हो रही है, जो आवाम के अंदर एक कह दिया गया है कि सब सेकुलर वोट और सेकुलर पार्टीज़, हमें ये समझना चाहिए, ज़रूर यहाँ पर हम खुद ये मानते हैं और कहते हैं कि फासिज़म सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस फासिज़म को जब तक इस विचारधारा को सही से समझ लें, ऐसे मूवमेंट उसके ख़िलाफ़ या उसके अपोजिशन में नहीं आएंगे, इस फासिज़म को ख़त्म नहीं कर सकते, देश गुलाम बना देंगे, और कई हद तक हो चुका है। आप जिस पार्टीज़ की आप बात कर रहे हैं जो सिर्फ इलेक्शन के लिए लड़ना चाहती है, सियासत किसका नाम है? मैंने कहा कि वेलफेयर स्टेट माने होते हैं सियासत के, क्या वो सियासत उस वजह से हो रही है? हम क्यों चुनकर भेज रहे हैं? इसलिए आवाम को एजुकेट करना है। ये कम वोट, ज़्यादा वोट, ये जीतेगा वो हारेगा, इतने अभी किस हाइट पर हो रहेगी? आप बीजेपी का जो डर दिखाकर जो ये सेकुलर सो कॉल्ड पार्टीज़ हैं, वो जिस तरह से वोट लेती हैं, आप मुझे बताइए कि लिंचिंग में नेशनल पार्टीज से लेकर रीजनल पार्टीज़ का रोल क्या रहा है? कौन लोग जब तक सड़कों पर आकर बैठे रहे, जब तक कि उनको इंसाफ नहीं मिल गया, जबकि बाकायदा तौर पर मंत्री वहाँ पर हमारा जो ध्वज है, जो भारतवर्ष का जो ध्वज है, उसको उनकी लाशों पर चढ़ाते हैं। ध्वज को कौन? जिन्होंने लिंचिंग की है, और उन लोगों को माला पहनाते हैं जिन्होंने लिंचिंग की हुई है। जब उसके बाद उस देश में कौन अपोजिशन है? इसलिए अपोजिशन तो यहाँ कोई है नहीं, और सिर्फ इलेक्शन पॉलिटिक्स में आ जाए। इसीलिए हमने कहा कि हम लोग मुतबादिल दे रहे हैं, हम लोग अल्टरनेट दे रहे हैं कि आपको समझना है कि देश कैसे चलेगा। देश संविधान और यहाँ के लोकतंत्र में जो विभिन्नता का, जो एकता का नारा है, उससे चलेगा। इसलिए जो यहाँ पर अपोजिशन के नाम पर जो माफिया चल रहा है, उस माफिया को रोकने के लिए एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर बना हुआ ये मूवमेंट है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया।
तस्लीम साहब, ये पप्पू यादव की कोई पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है, उनका भी होना चाहिए था अगर इस तरह का कुछ ऐलान हुआ है, उसकी वजह नहीं नहीं, ये तो एसडीपीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसी अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसलिए हमारी तो आज ही सुबह को उनसे बहुत तफसील से मुलाकात हुई है। जो जब लार्जर एक अलायंस और इसमें कॉन्स्टिट्यूंट और शरीक हो जाएंगे तब फिर एक मुश्तरका होगा। आज सिर्फ ये एसडीपीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से मुसलमान सियासत में बिल्कुल हाशिए पे चला गया है, अभी जिस तरह से जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, जिस तरह से कांग्रेस ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, राजीव गांधी के लिए कहा गया कि उन्होंने शिलान्यास किया था तो अब दोबारा करने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह से आपने, जैसे मैंने अभी पहले भी सवाल किया था, अभी मंच पर मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के कोई भी मुस्लिम नेता नहीं था, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब सियासी पार्टियाँ सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर चलेंगी। ये बात बहुत वाज़ेह है, मुसलमान हाशिए पे गया नहीं है। 70 साल की सियासत में मुसलमान ने हमेशा अपने आप को सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ एलाई किया है और बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के अपने आप को सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ जोड़े रखा है और फस्तायत को ख़त्म करने के नाम पे इन तमाम पॉलिटिकल माफियाज़ का जहर का घूंट पिया है। इसके बावजूद भी ये तमाम जो पॉलिटिकल आउटफिट हैं इस मुल्क में, ये हाशिए पे ज़बरदस्ती मुसलमानों को धकेल रहे हैं और वो तकरीबन धकेल दिया है। तो अब मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है और बहुत आसान इलाज है कि जिस हाशिए पे धकेला गया है उसी हाशिए पर अपनी मुट्ठी को एक बंद करके हाथ से हाथ मिला के खड़े हो जाएं, तो यही हाशिया आखिरकार सेंटर स्टेज बन जाएगा। इतनी तादाद भी है और इतनी क़ुव्वत भी है मुसलमानों के पास कि वहीं से लाइन शुरू होगी जहां वो खड़े हो जाएंगे। शुक्रिया थे एसडीपीआई के दो ऑफिस बिरर्स हमारे साथ जो बात कर रहे थे, तस्लीम रहमानी साहब और शफ़ी साहब, मोहम्मद शफ़ी साहब, जिन्होंने बिहार की जो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह से इनकी पार्टी जाने वाली है, किन मुद्दों को लेकर जाने वाली है और किन किन लोगों से अलायंस हो सकता है, उस पर इन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। पटना से कैमरा पर्सन कौशल अलवी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।